वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। खास दिन देश के लोकतंत्र के हिसाब से एक खास और भी पहलू है, वो भी यहां रख देना चाहता हूं। फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सीधे आऊंगा फिर प्रशांत टंडन जी के पास में, इसलिए भी क्योंकि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त उसका प्रमुख होता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अभी 5 जजों की पीठ थी पिछले दिनों, 6 महीने पहले की बात है या उससे ज्यादा दिन हो गए, गुजर गए, क्योंकि समय बहुत जल्दी तेजी से बदलता है, आप सब जानते हैं। और वहां इन 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होगी उसमें उस नियुक्ति में 3 लोगों का पैनल होगा और उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय जो हैं या महोदया वो ठप्पा लगाएंगी, यानी कि नियुक्ति करेंगी। सिफारिश करने वाले जो 3 लोग थे उसमें वो कौन कौन लोग आज की तारीख में भी हैं? सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज की तारीख में चंद्रचूड़, और उसके अलावा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वो, और एक विपक्ष का नेता। अब सीजेआई को वहां से हटाने का, यानी कि जो नियुक्ति होगी अब चुनाव आयुक्त की, नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, उस नियुक्ति में अब उनकी जगह देश का नॉमिनेटेड कोई मंत्री होगा, केंद्रीय मंत्री, यानी कि मोदी जी का कोई सहयोगी होगा, और साथ में एक विपक्ष का अधीर रंजन चौधरी जैसे विपक्षी दल का नेता होगा। अब इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐसे होगी और यह बिल ऑलरेडी राज्यसभा के पटल पर रख दिया गया है। राज्यसभा से पारित होने के बाद कल इसे लोकसभा से पारित करवा दिया जाएगा और उसके बाद यह कानून बनेगा और यहां सीजेआई दखल नहीं होगी, यानी कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 जो ये 3 में से 2 तो कर ही लेंगे, 2 बनाम 1 अधीर रंजन चौधरी वहां ताली बजाने के लिए हैं। खैर, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूं जरा उससे हटकर के जो मोदी जी का भाषण था और उस भाषण के साथ साथ राहुल गांधी के भाषण का बहुत ज्यादा असर दिखाई दिया मोदी जी के ऊपर, और घबराहट ऐसी, सीधे शब्दों में देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी उनसे यह उम्मीद रहनी चाहिए हम सबको कि एक बोल्ड भाषण होना चाहिए था। जब वॉकआउट विपक्ष, तब प्रधानमंत्री फटाफट मणिपुर पे आते हैं। किस रूप में इसको देखा जाए, और वो भी 2 मिनट के लिए? जी राजीव जी, आज जब मैं अभी मोदी जी का भाषण चल रहा था उसके बाद एक और घटना वहां हो रही जिसकी जानकारी मुझे नहीं आ पा रही क्योंकि वो चल रही है इस वक्त, कि आमतौर पे लीडर ऑफ द हाउस का यानी प्रधानमंत्री का बयान के बाद वोटिंग हो जाती है। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कोई एक प्रस्ताव वहां पे शायद लेकर आए इसके बाद, तो वो जानकारी भी थोड़ी देर में आएगी। देखिए, आज मोदी जी का जो भाषण अभी भी चल रहा था, अब शायद खत्म हुआ है, कुंठाओं से भरा हुआ था और बहुत अच्छे संतुलन में प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं राजीव जी, राजनीति में बहुत सारी चीजें किनारे रख दी जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की चर्चा की और उस कार्यकाल की चर्चा में राजनीतिक कांग्रेस के ऊपर राजनीतिक हमले करते करते प्रधानमंत्री ने भारत की वायुसेना और भारत की सेना पर गंभीर आरोप लगाए। एक जो आप कह रहे थे कि वहां कोई प्रस्ताव रख रहे थे संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव यह था कि अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड किया जाए, यह प्रस्ताव था और यह प्रस्ताव वहां दे दिया गया है। और दूसरी तरफ विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनि मत से यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, यानी कि सरकार के पक्ष में जो सरकार के पक्ष के लोग बैठे हैं उन्होंने ध्वनि मत से इसे पास कर दिया है। ये 2 बातें यहां हैं महत्वपूर्ण जो रखना चाहता हूं। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड करने का प्रस्ताव यहां पर संसदीय कार्य मंत्री ने दिया था,
जी जी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान खड़े हो गए थे और उन्होंने कुछ अपनी बात कहनी चाहिए थी। और ये भी पहली बार हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को ही आप बाहर निकाल दें, और जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो संसदीय दल के नेता है वहां पे, उनको ही बाहर निकाल दें। लेकिन जो बात मैं राजीव जी कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स और भारतीय सेना पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया या सेना भेजी अकाल तख्त में, किन मजबूरियों में सेना गई थी वहां पे। भिंडरावाला वहां पे था, भिंडरावाला वहां से देश विरोधी जो है वो गतिविधियां चला रहा था, हथियारों के जखीरे वहां पे थे, और सेना वहां पे, मुझे याद है कि नंगे पैर सेना वहां गई थी। सेना के अफसर नंगे पैर उन दिनों में दूरदर्शन में दिखता था, और सर पे वो स्कार्फ भी पहनते थे और पूरे सम्मान के साथ वहां गए थे। तो प्रधानमंत्री क्या भिंडरावाले को लेजिटिमाइज कर रहे हैं यहाँ पे कि वो नहीं होना चाहिए था? जी, एयरफोर्स ने मिजोरम पे किन परिस्थितियों में एयरफोर्स ने सॉर्टीज वहां पे ली थी 60 के दशक में, वो उसका आज क्या औचित्य है? और एयरफोर्स पे, अपनी एयरफोर्स पे इन्होंने एक वाक्य इस्तेमाल किया, अगर वो बाइट हो तो निकलवा दीजिएगा जी, कि कांग्रेस ने अपनी एयरफोर्स, कांग्रेस के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, उसका नाम भारतीय वायुसेना है। और बहुत दावे के साथ राजीव जी कह सकता हूं कि कई बार, एक नहीं कई बार, हमारे सेना के अफसर, कमांडर्स पॉलिटिकल लीडरशिप की बात 100% नहीं मान लेते हैं। बिल्कुल। मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। एक रीसेंट उदाहरण इन्हीं की सरकार के हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट में सेना से मदद मांगी गई थी गनशिप की। सेना ने और जनरल वीके सिंह ने मना कर दिया था। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जनरल मानिक शॉ, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पे हमले की बात हुई थी, जनरल मानिक शॉ ने इंदिरा गांधी को मना कर दिया था कि भी मानसून आएंगे, मानसून पे हम हमला नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सेना के लोग हमेशा से कोई पॉलिटिकल लीडरशिप के गुलाम नहीं है, वो प्रोफेशनल फैसले खुद लेते हैं। तो ये एक मोदी साहब कांग्रेस पे हमला करते करते न जाने कहां चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज वो अच्छे संतुलन में नहीं थे, और एक संतुलन में ना होने की वजह से आप देखिए कि पौने 2 घंटे बाद अपोजिशन के वॉकआउट के बाद उन्होंने मणिपुर पे चर्चा करना या बोलना मुनासिब समझा। जी, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, बहुत ही ऐसी बात है कि जो बहुत असामान्य है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। इस बीच खबर यही है कि अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, जांच होने तक सस्पेंड कर दिया गया है अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से। पौने 2 घंटे तक जब प्रधानमंत्री बोलते रहे और इधर विपक्ष ये डिमांड करता रहा मणिपुर मणिपुर मणिपुर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौने 2 घंटे तक जब मणिपुर का म तक नहीं बोले तो विपक्ष हार थक करके वॉकआउट कर गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर 2 मिनट बोले, उसके बाद फिर आए 10 मिनट बाद, और फिर थोड़ी देर तक बोलते रहे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो वॉकआउट की तस्वीरें, ये बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इस बीच बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें जो हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का दिन बहुत खास दिन इस हिसाब से, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में और उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ये देखिए कि तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, राहुल गांधी, गौरव गोगोई,
ये तमाम नेता बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, विपक्षी दल के नेता। और जैसे ही विपक्षी दल के नेता बाहर जाते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पे आते हैं, थोड़ी खींच दिखाते हैं अपनी कि विपक्षी दल के नेता चले गए, और उसके बाद मणिपुर पे जब आते हैं तो 2 मिनट मणिपुर पे अपनी बात करके और एक विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखिए केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार जो है दोनों मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और हम वहां शांति बहाल करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें इफ एंड बट बहुत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी, और बार बार वो रहे थे। अमित भाई ने कल ऐसा बोला, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो कल अपना भाषण दिया है उस भाषण का जिक्र भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे थे। तो उस हिसाब से भी यहां कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे रहे, लेकिन पूरा का पूरा भाषण जो था वो कहीं ना कहीं चुनावी भाषण दिखाई दे रहा था। चुनावी न कहें तो जो भाषण हमेशा जिस ढंग का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर देते रहे हैं उससे अलग नहीं था। कुछ बातें यहां रिपीट भी हो रही थी, रिपीटेशन था इनके भाषणों में। जरा आना चाहता हूं पहले